हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता को। वैदिक कालीन सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा हमने देखेंगे उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले देखिए, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है ना। यह क्या होता है? एक भाषी विचार ना होकर क्या है, ये प्रजाति है। इनके मूल निवासी स्थान को लेकर क्या है, अत्यंत विवादास्पद है। कई लोगों का कहना है, अलग अलग विचारक हैं, उनके अलग अलग मत हैं। विलियम जोन्स ने क्या कहा कि ये यूरोप का सिद्धांत देते हैं ना। आर्य कहाँ से आए? यूरोप से। उनका मूल निवास स्थान कहाँ है? यूरोप का। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव के हैं। ठीक है, इनका निवास स्थान क्या है? तो उत्तरी ध्रुव है। तिब्बत का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया। और मध्य एशिया से आए हैं, ये किसने कहा? तो मैक्स मूलर ने कहा। ठीक, फिर देखते हैं ऋग्वैदिक काल की जो समय है वो कब से लेकर कब तक है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का है। इस काल का की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये पूछा जाता है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, भारत में आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं कहाँ थे? अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बसे थे। इसे क्या कहते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। जब हम जियोग्राफी की क्लास कर रहे थे तब हमने देखा था, है ना, तब हमने देखा था कि यहाँ का जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा हमारा क्या है? पंजाब। इधर क्या देखे थे हम? अफगानिस्तान। ठीक है, फिर यहाँ से इधर, यहाँ से क्या आती थी? सिंधु नदी, और यहाँ जाके कहाँ जाती थी? ये पाकिस्तान चले जाती थी। और इससे सिंधु नदी से 5 नदियाँ मिलती थी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, है ना। ये हमने देखा था, सतलज नदी। ये सभी जाकर किस में मिलते थे? तो ये जाकर सिंधु नदी में मिलते थे। ठीक है, तो 7 नदियों का यहाँ स्थान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सप्त सिंधु कहा जाता है। सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता था? शतुद्री कहा जाता था। हर्ष नदी को किस नाम से जाना जाता था? विपाशा। ठीक है, पौरुष्णी किस नदी का नाम है? तो रावी नदी का नाम क्या है? पौरुष्णी। असिकनी किस नदी का नाम है? चिनाब। चिनाब नदी का नाम है असिकनी। वितस्ता कहा जाता है झेलम नदी को। आर्यों की सर्वाधिक वंदनीय नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। और सर्वाधिक पवित्र पूछा जाए तो सरस्वती नदी है। ठीक है, आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। और सर्वाधिक वंदनीय किसे कहा जाएगा पूछा जाए तो सिंधु नदी को कहा जाता है। ठीक है, मटके को ही क्या कहते हैं? मृतभांड। और चित्रित धूसर रंग, ये सभी कहाँ मिले? तो ये ऋग्वैदिक काल में ही मिले हैं। फिर देखते हैं हम राजनीतिक दशा इनकी क्या क्या थी। आर्यों का जीवन कैसा था? तो ये कबीलाई जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे? कबीलाई। और ये जो अब लाइन में ड्रॉ करने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से देखेंगे, ये काफ़ी पूछा जाता है, स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है। एक परिवार के लोग एक साथ निवास करते थे, जिसे क्या कहते थे हम? कुल। ठीक है, कुल या गृह कहा जाता था। कुल का मुखिया क्या कहलाता था? कुल का मुखिया कहलाता था कुलप। ठीक है, और बहुत से कुल मिलकर क्या बनते थे? ग्राम बनते थे। और ग्राम का मुखिया कौन होता था? तो ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर फिर क्या बनते थे? विश्व बनते थे। विश्व का मुखिया क्या कहलाता था? विश्वपति। अनेक विष मिलकर क्या बनते थे? जन बनते थे। और जन का मुखिया क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं। देखिए, कुल का मुखिया कहलाता था कुलप। ठीक है, फिर बहुत से कुल मिलकर क्या बनते थे? ग्राम बनते थे। बहुत से कुल मिलकर क्या बनते थे? ग्राम बनते थे। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी। ग्राम का मुखिया कहलाता था ग्रामणी। बहुत से ग्राम मिलकर क्या बनते थे? विष। और विष का मुखिया क्या कहलाता था? विषपति। विष का मुखिया कहलाता था विषपति। फिर हमने क्या देखा? बहुत से विष मिलकर क्या बनते थे? जन। और जन का मुखिया क्या कहलाता था? राजन। ठीक है, जन का मुखिया क्या कहलाता था? राजन। परिवार के बहुत से लोग एक साथ रहते थे, उसे क्या कहते थे? कुल या गृह कहते थे। कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। बहुत से कुल मिलकर क्या बनते थे? ग्राम बनते थे। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी। बहुत से ग्राम मिलकर क्या बनते थे? विष। विष का मुखिया कहलाता था विषपति। बहुत से विष मिलकर बनते थे जन। जन का मुखिया कहलाता था राजन। फिर देखते हैं राजा को। राजा क्या होता था? ये कबीले का मुखिया, है ना, यही क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। राजा का कार्य क्या था? प्रजा की और पशुओं को क्या करना? सुरक्षा करना। उनकी क्या करना? सुरक्षा करना। और युद्ध में नेतृत्व और क्या करना? न्याय आदि था, है ना। राजा का चुनाव कैसे होता था? तो समिति नामक इनकी संस्था हुआ करती थी। वो क्या करती थी? राजा का चुनाव करती थी, है ना, राजा का चुनाव करती थी। फिर देखते हैं सभा क्या था? सभा में राजा के सहयोग के लिए क्या होते थे? चुने हुए सदस्य होते थे, है ना। और सभा क्या होती थी? मंत्री परिषद के समान। और विदप क्या होता था? यह आयोग की प्राचीनतम परिषद थी। ठीक है, और प्रमुख अधिकारी देखते हैं कौन कौन थे? पुरोहित थे, है ना, पुरोहित है, सेनानी है, ग्रामणी है, राजपति है, और क्या है? चारागाह। चारागाह के जो अधिकारी है वही क्या कहलाते थे? राजपति कहलाते थे। कर संग्रह का अधिकारी नहीं हुआ करती थी, तो क्या होते थे? जो प्रजा होते थे ना, प्रजा होते थे, वे स्वयं कर के रूप में अपनी स्वेच्छा से राजा को क्या दिया करते थे? कर देते थे। इसी कर को हम क्या कहते हैं? बलि। इसी कर को क्या कहा जाता था? बलि। आपसे पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में बलि क्या है? तो बलि क्या है? एक प्रकार से कर है, जो क्या किया जाता था? राजा को प्रजा दिया करती थी। ठीक है, वो क्या होता था? बलि। अब देखते हैं सामाजिक दशा क्या थी। तो कैसी थी ऋग्वैदिक काल में? पितृसत्तात्मक समाज था। इससे पहले हमने क्या देखा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी? जो यहाँ की सामाजिक दशा क्या थी? तो इसमें मातृसत्तात्मक थी। क्या थी? मातृसत्तात्मक। फिर ऋग्वैदिक काल में आते ही क्या हो गया? ऋग्वैदिक काल में आते ही ये क्या हो गया? पितृसत्तात्मक हो गया। क्या हो गया? पितृसत्तात्मक हो गया। ऋग्वैदिक काल में
क्या थी, तो पितृसत्तात्मक समाज था। नारियों को क्या था, पर्याप्त स्वतंत्रता थी, नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। या ये क्या थे, तो यज्ञ में है ना, जो सभा है, समिति है, उनकी कार्यवाही में ये भाग लेती थी जो स्त्रियां हैं। आपसे पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा एवं समितियां हुआ करती थी, है ना, यज्ञ हवन में ये भाग लेती थी या नहीं, आप बोलेंगे महिलाएं इसमें भाग लेती थी। ठीक है, और क्या था, नियोग प्रथा था, विधवा पुनर्विवाह, बहुपति विवाह। अगर किसी स्त्री का पति अगर मर गया तो वह क्या कर सकती है, फिर से दोबारा विवाह कर सकती है। वही क्या कहलाता था, विधवा विवाह। और पुनर्विवाह उसे ही कहा जाता कि एक बार किसी स्त्री का विवाह हो गया तो वह दूसरा विवाह भी कर सकती है, वो क्या था, पुनर्विवाह। और विधवा पुनर्विवाह जब स्त्री का पति मर गया और वह किसी दूसरे पुरुष से शादी करना चाहती है तो वह कर सकती है। जाति प्रथा का विकास नहीं हुआ था। आर्यों का यहाँ के मूल निवासियों से क्या था, संघर्ष हुआ। ठीक है, जिन्हें वे क्या कहते थे, दास या दस्यु, वे क्या कहते थे, दास या दस्यु कहकर पुकारते थे। ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष क्या कहलाते थे, सूक्त। दशमंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत है। छुआछूत का प्रचलन नहीं था। समाज कैसी थी, तो समतावादी था। ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था क्या थी, तो मुख्यतः पशुपालन था। सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था, तो सबसे महत्वपूर्ण पशु था गाय थी, है ना। सबसे महत्वपूर्ण पशु क्या था, तो गाय थी। अधिकतर युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे, है ना। और कृषि कैसा था, कृषि गौण पेशा था। मुख्य क्या था, मुख्य उपज था जौ थी, है ना। धान्य है, और क्या है ये, यौ शब्द का प्रयोग अनाज हेतु होता था। धान्य या यौ शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे, अनाज के लिए। ऋग्वेद में एक ही अनाज यौ अर्थात यौ किसे कहा जाता था, जौ का उल्लेख है। संभवतः यह शब्द क्या है, अन्न का पर्यायवाची है। यौ का अर्थ क्या है, अन्न है ना। और ये किस अन्न को उगाया करते थे, जौ को। ऋग्वैदिक काल में क्या लोहे का ज्ञान था, क्या नहीं, ऋग्वेद में लोहे का ज्ञान नहीं था। वस्तु विनिमय, जैसे एक वस्तु है किसी के पास तो वह बदले में उसे कोई दूसरी वस्तु चाहिए तो अपनी वस्तु को क्या करता है, वो दूसरे व्यक्ति को देता है और दूसरे बदले में क्या करता है, कोई दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेता है। ये क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय। निष्क स्वर्ण आभूषण था, जो विनिमय हेतु क्या होते थे, प्रयुक्त हुआ करते थे। ठीक है, बाद में सिक्के के लिए हुआ। मना तौल की इकाई थी। मना क्या था, तो तौल की एक इकाई थी। धार्मिक दर्शन देखते हैं, धार्मिक दर्शन क्या था। वर्षा के देवता कौन थे, तो वर्षा के लिए इंद्रदेव की पूजा करते थे। सर्वाधिक पूजा किसकी होती थी, इंद्र की होती थी। दूसरा स्थान किसका था, तो अग्नि था। ठीक है, जल निधि के देवता कौन थे, तो वरुण देव थे। तीसरा स्थान वरुण देव का था। सोम देवता वनस्पति का देवता था। सोम किसका देवता था, वनस्पति का। इंद्र अग्नि और सोम, इंद्र अग्नि और सोम की ये क्या करते थे, पूजा करते थे। इंद्र देवता किसके लिए था, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। दूसरा स्थान किसका था, तो अग्नि का था। दूसरा स्थान किसका था, अग्नि का था। और तीसरा स्थान किसका था, स्थान था वरुण का। और सोम देवता किसके देवता माने जाते थे, वनस्पति के देवता माने जाते थे। ठीक है, प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वे कहाँ से लिए हैं, तो ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। ठीक है, अब देखते हैं बलि क्या दिया करते थे। ये बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक संस्कृति मुख्यतः कहाँ से थी, तो ये पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में केंद्रित थी। वितस्ता किसे कहते थे, झेलम नदी को अशिकनी कहा जाता था। चिनाब नदी को पौरुषनी कहा जाता था। रावी नदी को बिपाशा कहा जाता था। व्यास नदी को सतुद्री कहा जाता था। सतलज नदी को कुंभा कहा जाता था। काबुल को और गोमती किसके को कहा जाता था, तो कोमल को। क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते थे। एक था हमारा ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब ये आर्य कहाँ से थे, इनके मूल निवास कहाँ था, इस पर विवाद था। ठीक है, विलियम जोन्स ने क्या कहा था, यूरोप का सिद्धांत दिए थे। बाल गंगाधर का कहना था उत्तरी ध्रुव का था। तिब्बतों का सिद्धांत किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया। मैक्स मुलर ने क्या कहा था, मध्य एशिया का सिद्धांत दिया था। ऋग्वेद का कालखंड पूछा जाए तो ये कब से कब तक था, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ठीक है, और इनके एकमात्र स्रोत किससे मिलते हैं, तो ऋग्वेद से मिलते हैं। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ, पंजाब एवं जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था वहाँ आकर बसे थे। इसे क्या कहते थे, सप्त सिंधु क्यों कहा जाता, क्योंकि यहाँ 7 नदियों का स्थल था। सबसे पहले हमने देखा था सिंधु तथा काबुल। काबुल जिसको कुंभा कहा जाता था। सतुद्री जिसे सतलज, बिपाशा, ब्यास, पौरुषनी, रावी नदी को असिकनी, चिनाब को वितस्ता, झेलम नदी को। सर्वाधिक वंदनीय नदी पूछा जाए तो सिंधु, और सर्वाधिक पवित्र नदी पूछा जाए तो सरस्वती नदी थी। फिर हमने देखा राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परिवार के लोग थे वे साथ मिलकर रहते थे, वे क्या कहलाते थे, कुल या गृह कहलाते थे। ठीक है, कुल का मुखिया क्या कहलाता था, कुलप, और अनेक कुल मिलकर क्या बनते थे, ग्राम बनते थे। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर क्या बनते थे, विश्व। विश्व का मुखिया कहलाता था विश्वपति। अनेक विश्व मिलकर क्या बनते थे, जन। जन का मुखिया कहलाता था राजन। ठीक है, राजा का काम क्या था, अपनी प्रजा का और पशुओं की सुरक्षा करना। ठीक है, युद्ध से में नेतृत्व करना, न्याय आदि करना, ये किसका था, राजा का काम था। राजा का क्या होता था, चुनाव। चुनाव कौन करती थी, समिति नामक संस्था करती थी। ठीक है, सभा में राजा के सहयोग के लिए क्या होते थे, चुने हुए सदस्य हुआ करते थे। और ये क्या करते थे, सभा मंत्री परिषद में के समान हुआ करती थी। समिति में कौन होते थे, तो कबीले में के जो सभी लोग होते थे वे क्या होते थे, समिति में शामिल होते थे। यह संस्था क्या करती थी, राजा का चुनाव करती थी। विदप कौन होता था, यह आर्यों के प्राचीनतम परिषद थे। ठीक है, और ये
प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे, तो पुरोहित था, सेनानी था, ग्रामीण था। ठीक है, राजपति, ये पूछा जाएगा आपसे। चारागाह का अधिकारी क्या कहलाता था, तो राजपति कहलाता था। कर संग्राहक उस समय अधिकारी नहीं हुआ करती थी, तो प्रजाएं क्या करती थी, स्वयं राजा को कुछ अंश स्वेच्छा से दिया करती थी, जो क्या कहलाता था, बलि। ठीक है, कर को क्या कहते थे, बलि कहते थे। फिर सामाजिक दशा हमने देखा, पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। ठीक, यज्ञ में तथा सभा समिति में, कार्यवाही में महिलाएं भाग ले सकती थी, पुनर्विवाह कर सकती थी, विधवा विवाह था, बहुपति विवाह था, विवाह और क्या था, बहुपत्नी विवाह भी उस समय अस्तित्व में था ऋग्वैदिक काल में। जाति प्रथा देखे हमने, जाति प्रथा का विकास नहीं हुआ था, छुआछूत का प्रचलन उस समय नहीं था। ठीक है, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त, जिसे क्या कहते हैं, दश मंडल वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। और प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से मिले, ऋग्वेद से। ठीक है, और आर्थिक दशा देखिए, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः क्या था, पशुपालन थी। क्या था, मुख्य अर्थव्यवस्था क्या थी, पशुपालन था। सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था, तो गाय थी, है ना। अधिकतर युद्ध किसके लिए होते थे, तो गायों के लिए होते थे। कृषि कैसी थी, गौण पेशा था। मुख्य उपज क्या था, तो जौ था, है ना। जौ को ये क्या कहते थे, यौ कहते थे। यौ का अर्थ क्या होता था, तो अनाज या अन्न होता था। ऋग्वेद में एक ही अनाज यौ अर्थात किसका, तो जौ का ही उल्लेख है। संभवतः यह शब्द किसके हैं, तो अन्न के क्या है, पर्यायवाची है। इस समय लोहे का ज्ञान था क्या, नहीं, उस समय लोहे का ज्ञान नहीं था। वस्तु विनिमय, एक वस्तु के साथ, जैसे कोई वस्तु हमें चाहिए तो बदले में हमें क्या देना पड़ता था, उसके लिए वस्तु, ना कि क्या देना पड़ता था, पैसा। उस समय पैसा वाला व्यापार नहीं था, कैसा था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। फिर देखिए हमने धार्मिक दशा, ये क्या करते थे, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये किसकी पूजा करते थे, इंद्र को, है ना। इंद्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते थे। दूसरा स्थान किसको दिया, अग्नि को दिया। और तीसरा स्थान किसे दिया, वरुण देव को दिया। वनस्पति के देवता पूछा जाए तो वनस्पति के देवता कौन थे, सोम थे। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है उनका उल्लेख कहाँ है, तो यह ऋग्वेद में है ना। अब फिर देखते हैं अन्य, और हमने क्या क्या देखा। ऋग्वेद में जनता मुख्यतः किसका, बलि और किस पर विश्वास करते थे, कर्म कांड पर विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक संस्कृति मुख्यतः पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र में थे, है ना। और हम यहाँ क्या क्या देखे, कुल तथा गोत्र का संबंध किससे था, परिवार से था। फिर इसे देखा हमने, वितस्ता किसे कहा जाता है, झेलम नदी। चिनाब नदी का नाम क्या था, अशिकनी था। रावी नदी का नाम पौरुषनी था। व्यास नदी का बिपाशा था। ठीक है, सतलज का क्या था, सतुद्री था। काबुल को क्या कहा जाता था, कुंभा। और गोमल किसको कहा जाता था, गोमती नदी को। ठीक है, आपको क्लास समझ में आई होगी। अब आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम अगला पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं तक का है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप CDP पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो पूरी क्लास डली हुई है। इनकी प्लेलिस्ट डली है, आपको सर्च करना है लर्न विथ होशा, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।